दिस इज़ आगा शहरियार खान। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। तो इंटरव्यू स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉलेज एलिमेंट, द सेकंड इज़ वर्बल पार्ट एंड द थर्ड वन इज़ नॉन वर्बल पार्ट। हम इस वीडियो में वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नॉलेज एलिमेंट की बात करते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को जो है वो अंडरमाइन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भाई बी कॉन्फिडेंट और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, ये आपका जो है वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू हैव अ पर्टिनेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज और आपका जो है वो पूल ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा है, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंस होंगे। लेकिन अगर आपका पूल ऑफ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो कॉन्फिडेंट के साथ बात कर पाएँ। तो नॉलेज एलिमेंट में किन-किन चीज़ों को आपने ख़्याल रखना है? सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल। आपने उसके ऊपर काम करना है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, यानी आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। आपका जो होम टाउन है, उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। आपकी पर्सनल फ़ेवरेट बुक के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, फ़ेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई सही या गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जो चीज़ आपसे पूछी जाए, कम से कम वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको होम टाउन की इन्फॉर्मेशन होगी। आपको जो बुक आपने पसंद की है या फ़ेवरेट बुक लिखी हुई है अपने प्रोफ़ाइल में, उसके बारे में आपको चीज़ों का पता होगा। फिर जी सेकंड एलिमेंट जो है नॉलेज ही डायमेंशन के अंदर वो आ जाता है कंटेम्परेरी इन्फॉर्मेशन। यानी कंटेम्परेरी जो भी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक हैपनिंग्स हैं, उनके बारे में आपको क्या-क्या चीज़ें पता हैं। अब काफ़ी दफ़ा हम लोग स्टैट्स याद कर रहे होते हैं, नंबर्स याद कर रहे होते हैं, नाम याद कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो आपने सबसे ज़्यादा चीज़ों पे काम करना है, वो है ओपिनियन आपका क्या है। ओपिनियन बेस्ड आपने तैयारी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल गज़ा इज़राइल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गज़ा इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ये पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया जो है, वो इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो बहाल कर देगा या नहीं कर देगा? अगर कर देता है तो फिर उसके इम्प्लिकेशंस क्या आएँगे मुस्लिम वर्ल्ड में? सो दीज़ आर ऑल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। बट आप जो भी ओपिनियन बताएँ या बनाएँ, उसके पीछे आपका कोई न कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कोई न कोई सोच होनी चाहिए, कोई न कोई एविडेंस होना चाहिए, जिसके ऊपर आप अपना ओपिनियन बनाएँगे। फिर अक्सर ये कहा जाता है कि बी पॉज़िटिव और बी पॉज़िटिव। मैं हमेशा ये नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूँ बी योरसेल्फ। जो आपको लगता है कि ये चीज़ होने वाली है या जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उसके हिसाब से जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको ये एक बात लगती है और आप इसके ऊपर श्योर हैं, तो आप उसी को बेस बनाकर जो है वो अपने आर्गुमेंट को जनरेट करें और उसका आंसर दें, बजाय इसके कि आप पॉजिटिविटी के पीछे भागकर अपनी लाइन ऑफ थॉट को छोड़ें और किसी और का लाइन ऑफ थॉट को अपनाएँ। तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर नॉलेज एलिमेंट के अंदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है जी? आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन होगा, बट वो भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो यूएस हिस्ट्री है, इंडो-पाक हिस्ट्री है, आपकी सोशियोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ है, तो उसके ऊपर भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसको आपने अच्छा तैयार करना है। नेक्स्ट चीज़ ये हमारे पास जी यहाँ पर है वर्बल पार्ट या वर्बल डायमेंशन ऑफ एन इंटरव्यू। यहाँ पर आपने किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, क्योंकि देखें इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट कि आप बोल किस तरीके से रहे, आप अपना आंसर दे किस तरीके से रहे। जिस तरह रिटन पार्ट के अंदर आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन मैटर करती है, इसी तरह इंटरव्यू के अंदर आपकी वर्बल एक्सप्रेशन मैटर करती है। तो जो आपने प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू अंग्रेज़ी ज़बान में होते हैं, तो आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए। इतनी कि जो आप सोच रहे हैं उसी को आप एक्सप्रेस कर पाएँ। काफ़ी दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि जो वो सोच रहे होते हैं उसको वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। फिर आपने किस चीज़ों के ऊपर काम करना है, आपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करना है, कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं चला जाऊँगा, मैं उसको स्ट्रक्चर करूँगा। मैं पॉइंटर्स के अंदर आंसर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन पाकिस्तान्स इकोनॉमी, तो मैं एक लिस्ट नहीं बनाऊँगा, मैं कहूँगा सर देयर आर 3 टू 4 मेजर चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मुझसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि व्हाट आर द सॉल्यूशन टू डिक्रीज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, तो मैं वहाँ पर
बिल्कुल उसको स्ट्रक्चर करूँगा कि देयर आर 3 टू 4 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, 1, 2, 3, 4 करके मैं उसको आंसर कर दूँगा। तो स्ट्रक्चरिंग के ऊपर आपने बड़ा अच्छे से काम करना है। फिर आ जाता है जी पॉजेज़, ठीक है? या आपकी टोन किस तरीके से होनी चाहिए। तो उसके अंदर ये है कि आप ना ज़्यादा तेज़ बोलेंगे, ना आपने ज़्यादा हल्के बोलना है। आपने इस तरीके से बोलना है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो इंटरव्यू पैनल है, उनको आपकी आवाज़ आराम से आ जाए। फिर एक और चीज़ होती है इसके अंदर पॉजेज़। पॉजेज़ लेना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट से सवाल किया जाता है और सवाल करने के बाद दे स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस इमीडिएटली और उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि जो भी आपसे सवाल किया जाए, आप उसको आराम से सुनें पहले, 15 से 20 सेकंड का पॉज़ लें एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है जी? उसके अंदर जो है आपने आराम से पॉज़ लेना है और फिर जो है वो आंसर करना है। या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप अपने इंटरव्यू पैनल से पूछ भी सकते हैं या उनसे परमिशन भी ले सकते हैं कि सर अलाउ मी 40 सेकंड्स टू स्ट्रक्चर माय आंसर। वो बिल्कुल भी इसको जो है वो नेगेटिव नहीं समझते और इसको पॉज़िटिव ही लेंगे और आपको टाइम मिलेगा और अपने आंसर को आप अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लास्ट पार्ट इसके अंदर ये है, लास्ट एलिमेंट जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जी 2 से 3 चीज़ें आ जाएँगी। सबसे पहले आपका जो ड्रेस है, वो क्या है? इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं, आप क्या पहन के जा रहे हैं? क्या अपने ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं भी या नहीं हैं? फिर नॉन वर्बल जेस्चर्स जो है, आपका आई कॉन्टैक्ट है, आपके हैंड मूवमेंट्स है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको आप किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी आपके इंटरव्यू के स्कोर में एक वाज़ेह जो है वो इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर मैं ड्रेस की बात करूँ तो आप फॉर्मल ड्रेस जो है, वो पहन के जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। अगर दिन के टाइम के इंटरव्यू है तो डार्क कलर्स आप नहीं पहनेंगे। रात में आपका इंटरव्यू तो आप डार्क कलर्स पहन सकते हैं। स्टैंडर्ड के ऊपर जाएँ, ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर जो है वो तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड्स कलर्स हैं, नेवी ब्लू हो गए हमारे पास, चारकोल ग्रे का सूट है, वो आप पहन सकते हैं। इसी तरह अगर मैं अपनी फीमेल्स की बात करूँ तो उनको भी चाहिए कि एक फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर जाएँ, ओवर मेकअप करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई कॉन्टैक्ट और जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स। अगर मैं आई कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो आई कॉन्टैक्ट आपने तमाम पैनल के ऊपर रखना है। हमारा ब स्टूडेंट क्या करता है कि जिस पैनलिस्ट ने क्वेश्चन किया है सिर्फ़ उसी को आंसर करते हुए, उसी को देखते हुए वो आंसर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैनलिस्ट जिसने आपसे क्वेश्चन किया है, आपने उसको ज़्यादा देखना है, लेकिन आपने जो आपके तमाम पैनलिस्ट हैं, उनको भी आपने एक नज़र जो है वो देखकर आंसर करना है। यानी आपने तमाम पैनलिस्ट से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, व्हाइल आपसे जो जिसने क्वेश्चन किया है उसका से आपका आई कॉन्टैक्ट ज़्यादा मेंटेन होगा। फिर जी हैंड जेस्चर्स ना करना भी, बिल्कुल आपने रोबोटिक नहीं होना, यानी बिल्कुल हाथ बाँध के सिर्फ़ आपने जवाब नहीं देना, थोड़े बहुत हैंड जेस्चर्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आंसर कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, लेकिन ज़्यादा हैंड जेस्चर्स भी नहीं होंगे, ठीक है? इतने हैंड जेस्चर्स आप आराम से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करें, नॉलेज एलिमेंट के ऊपर, वर्बल एलिमेंट एंड नॉन वर्बल एलिमेंट के ऊपर। जितनी आपके पास नॉलेज होगी, जितना आपका पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन बेहतर होगा, उतने ही आप कॉन्फिडेंट होंगे और जितना अच्छे तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।